हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री इंडिया। जैसा कि हमने टू पार्ट है जो केमिस्ट्री नीट 2016 के जो पेपर हुए हैं उनके टू पार्ट फेज फर्स्ट में जो हुए उनके टू पार्ट आपके जो चैनल है आप हमारा क्या आपका चैनल है आपका ही चैनल है केमिस्ट्री और इंडिया पे अपलोड हो चुके हैं। और कॉन्सेप्ट को देखिए। सपोज दैट कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है क्वेश्चन समझने में ये कहीं भी कोई चीज पीडीएफ में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम है या ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप सभी लोग मेरे नंबर 9918821061 आप मेरे नंबर 9918821061 अगर आप इस नंबर पे कॉल तो पिकअप नहीं होगी बट आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आप बता सकते हैं। आपका सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर हम जरूर आपका सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई जो जरूर हो जाएगा 100%। आपको बता दें कि इस समय पता है रात के बज रहे हैं और 1:50 हो रहा है, बट आपका एग्जाम नियर है तो करना पड़ता है सब आपके लिए। तो ठीक है बेटा, आगे हम क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, मैंने हमारे बोर्ड पे क्या दिख रहा है। तो लिखा है वो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ द बेंजीन। मींस इनके जो मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो 1:1 मींस जितने मोल्स हमारे बेंजीन के हैं उतने ही मोल्स हमारे टॉल्यूइन के हैं। इज करेक्ट। Assume that the temperature is constant at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। गिवन वेपर प्रेशर जो डाटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बेंजीन का जो दिया हुआ है 12.8 किलो पास्कल है, टॉल्यूइन का 3.85 पास्कल है। अब इनके ऑप्शंस में पढ़ के दिखा देता हूं, फिर हमें पता चलेगा कैलकुलेट क्या करना है। तो वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन। मींस हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर हमें निकालना है दोनों को। वेपर प्रेशर में हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर दोनों के हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करिए। चलिए बेटा देखिए स्टार्ट करें इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन की तरफ भाई चलते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले जो हमारे डाटा दिया हुआ है मतलब प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का दिया हुआ है हमारे पास, वो 12.8 किलो पास्कल पार्शियल मतलब ये दिया हुआ है। और टॉल्यूइन का जो हमारा प्रेशर दिया हुआ है वेपर प्रेशर, टी को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉल्यूइन को हम टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसका दिया हुआ है 3.85 मान लीजिए किलो पास्कल। ठीक, ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। और मोलर रेशियो इनका क्या 1:1 मतलब क्या है, जो मोल इनके रेशियो है वो सेम है। मोलर रेशियो सेम का मींस क्या हो, देखो अगर सपोज दैट कोई कंटेनर है, इसमें हमारे क्या है बेंजीन भी है और टॉल्यूइन भी है। बेंजीन जो है उसका जो प्रेशर है 12.8 किलो पास्कल है और इसका है 3.85 किलो पास्कल। इनके मोलर वैल्यू 1:1, इनके मोल्स मींस 1 है। सपोज दैट किसी भी कंपोजिशन में अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो जिस क्वांटिटी का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स वे होते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोजिशन। तो क्या है, सपोज दैट हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस टॉल्यूइन के, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा 1 + 1 = 1/2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन जो हो जाएगा, टॉल्यूइन के नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के और प्लस टॉल्यूइन के, तो 1 + 1 = 1/2। हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
mole fraction of benzene and mole fraction of toluene calculated. Then we can say that formula P total जो होता है वो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मींस अगर हम इसका पार्शियल प्रेशर अगर बेंजीन का लेंगे तो बेटा क्या होगा हमारे पास, ये मोल फ्रैक्शन भी इसी का हम पुट करेंगे प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। हियर P naught B partial pressure of benzene is 12.8 kilopascal into mole fraction of benzene is 1/2 plus partial pressure of toluene is 3.85 into mole fraction of toluene is 1/2. Here 2 6 ja 12.4 plus इसको सॉल्व आउट कर देगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4, तो ये टोटल हो जाएगा 2 9 और 4 13 13 के 3 कैरी ऑन 1 6 6 7 और 8 8.32 किलो पास्कल, दैट इज a total pressure. We know that formula partial pressure of gas equal to mole fraction of gas into P total. अब हमें क्वेश्चन में वेपर प्रेशर के टर्म निकालना है, तो मोल यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पी टोटल। अब ये बात हमें ध्यान देना है बेटा, अब ये पी नॉट ऑफ जो गैस है, अब ये हम बेंजीन का जैसा सपोज दैट हम बेंजीन लेंगे, सिर्फ बेंजीन का हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में निकालेंगे। कोई भी जो गैस होगी, जो गैस होगी या कोई भी कंपोनेंट गैस हो या हमारा सब्सटेंस, ये गैस के सब्सटेंस लिख लीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी कंपोनेंट सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे हमारे पास सिंपल सा है, तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जब निकालेंगे तो पी नॉट अपॉन पी टोटल हो जाएगा। अब ये पी नॉट जो किसका होगा, अब ये वाला पी नॉट नहीं होगा, क्योंकि जो हम यहां से कैलकुलेट करने के बाद टोटल, ये जो टोटल फाइंड आउट किए हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, जो टोटल हमारे पास है हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम सपोज दैट इसको लेंगे कैसे, जैसे हमें निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालना होगा, तो निकालते हैं भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को बी से इन वेपर फेज इक्वल टू, अब क्या होगा, यहां पे बेंजीन है तो यहां बेंजीन लिख लेंगे, तो बेंजीन का जो टोटल होगा, बेंजीन का टोटल कैसे, मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर, तो इसका जो कैलकुलेट करके वैल्यू हमने निकाली है वो 6.4 आया है। 6.4 अपॉन पी टोटल, पी टोटल कितना है 8.32, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.77 आ जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेज इक्वल टू, अब टोटल प्रेशर किसने 1.92 अपॉन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा 8.32, जब डिवाइड करेंगे तो 0.23 आएगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन है वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन, बिल्कुल बात सही है। वेपर प्रेशर जो कंटेन है टॉल्यूइन से ज्यादा है बेंजीन का, तो ये ऑप्शन पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड पढ़ लेते हैं द वेपर प्रेशर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बिल्कुल गलत है भाई। बेंजीन का जो ये है 0.77 है 0.23, अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 77% आएगा, ये 23% आएगा।
तो सिंपल सी बात है कि ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक ए प्रेडिक्शन, बिल्कुल गलत है। सारी इंफॉर्मेशन दी है तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे, तभी तो हम सॉल्व कर पाए, तो सारी इंफॉर्मेशन है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्या बेंजीन से हायर परसेंटेज, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। बेंजीन तो खुद ही ज्यादा है टॉल्यूइन से, तो क्या है, बिल्कुल ये भी रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। वो ऑप्शन कौन सा है, द वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन, क्योंकि टॉल्यूइन से जो वेपर प्रेशर है बेंजीन का वो ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following has longest which of the following has longest CCO bond length और बेटा इंफॉर्मेशन दे रखी है, सीसीओ बॉन्ड लेंथ इतना देखा और ऑप्शन दे रखे हैं। कोबाल्ट कार्बोनिल का होल 4 सिंगल निगेटिव, बी ऑप्शन दे रखा है। Fe कार्बोनिल का होल 4 2 निगेटिव, सी ऑप्शन दे रखा है। MnCO का होल 6 पॉजिटिव, डी ऑप्शन दे रखा है। NiCO का होल 4, ये आपके ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग क्या होती है। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले उस कॉन्सेप्ट के समझते हैं, तब उसके लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग की पहले हम डिस्कशन करते हैं। तो इस ऑप्शन को यहीं रखिए, यहीं छोड़ते हैं और मेटल कार्बोनिल की तरफ चलते हैं। क्या चीज बॉन्डिंग होती है, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, अब मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग क्या होती है, ये हमारे पास मेटल होते हैं, कार्बोनिल सी ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बोनिल का ये पाई स्टार होता है वैकेंट, इसका पाई फील्ड होता, इसके लोन पेयर होते हैं। तो मेटल कार्बोनिल में 2 टाइप के हमारे बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। एक तो हमारे जब इसका लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन का जब लोन पेयर होता है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, तो क्या करता है, जब कार्बोनिल कार्बन का जो लोन पेयर होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में जब अपना इलेक्ट्रॉन करता है, ये बॉन्ड बनाता है, तो इस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कई बार तो यही पूछा जाता है मेटल कार्बोनिल में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है कौन किससे कैसे बनता है। तो क्या कहता है, कार्बोनिल का जो लोन पेयर होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और दूसरी बॉन्डिंग होती है वो पाई बॉन्डिंग बनती है। वो पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है, मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड।
तो क्या करता है, यहाँ पे सिंपल सी बात कार्बोनिल ग्रुप या सीओ ग्रुप, तो हमारे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, जो सिग्मा बॉन्ड मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग में 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहता होता है जब हमारा सीओ का कार्बोनिल का जब इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वह वैकेंट मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन मतलब देता है, एंट्री करता है, डोनेट करता है, तो क्या करता है, वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, जब मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल का पाई इलेक्ट्रॉन वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल में एंटर करता है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये बॉन्डिंग के दौरान कंक्लूजन क्या निकलता है, उसी बात को समझना है। इन बॉन्डिंग सीओ लिगेंड कार्बोनिल लिगेंड, जब ये बॉन्डिंग होती है तो इस बात को समझते हैं, तो कंक्लूजन क्या निकलता है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रो मतलब केमिकल का वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़ते होंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां से बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना, यही कॉन्सेप्ट है। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो कॉन्सेप्ट जब हम समझते हैं, देखते हैं क्या चीज होता है। जब ये हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है, पाई स्टार में, मींस एंटी बॉन्डिंग में इंटर करता है। जब ये एंटी बॉन्डिंग में इंटर करेगा तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे ये Na के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू तो ये हमारी डिक्रीज होगी ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है भाई, जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये वैल्यू जब इंक्रीज करेगी, एंटी बॉन्डिंग जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा तो Na की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये बड़ी क्वांटिटी में होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी। जब भाई ये देखो सपोज दैट ये मान लीजिए हमारी 10 है, सपोज दैट एग्जांपल 10 है, अब इसकी मान लीजिए पहले 4 थी, जब इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो मान लीजिए इसकी वैल्यू 6 हो गई। तो पहले जब 4 था तो वैल्यू हमारे पास 6 आ रही थी, जब इलेक्ट्रॉन हम मान लीजिए सपोज इंटर करने के बाद 6 हो गए तो वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो पहले 6 था 4 हो गई, तो क्या ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ, और जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जब बॉन्ड भाई क्या मजबूत मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, मींस क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक बात ध्यान करके, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या है, कार सीओ की बात कर रहा हूं मैं, सीओ की। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सीओ की होनी चाहिए, यहाँ पे सीओ नहीं होगा, ये ऑप्शन में ऐसे होगा सीओ, क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग था ये सीओ की बॉन्ड लेंथ की बात करेगा। तो यहाँ पे सीओ की बॉन्ड लेंथ की बात हो रही, सिंपल सी बात कॉन्सेप्ट समझिए। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग में मेटल और कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल का लोन पेयर अपना क्या, कार्बन का लोन पेयर अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल के मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और फील्ड डी ऑर्बिटल के जो मेटल होते हैं वैकेंट पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल में जब इंटर करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहां से क्लियर हो गया, ये हो रही है सी और ओ के बीच की बात हो रही है, बट इसके जस्ट अपोजिट। बट आपको यहां पे कुछ पूछा गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यही तक रखते हैं। बट अगर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाए मेटल कार्बन के बीच में क्या फर्क पड़ता, मेटल और कार्बन के बीच में क्या बात बनती, मेटल कार्बन की क्या होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी इंक्रीज करेगी और बॉन्ड लेंथ
हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नोट कर लेना, दिमाग में रखना है, मेटल कार्बोनिल देख के पागल मत हो जाना, बिल्कुल पागल नहीं होना। देख लेना वो CO की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है या मेटल कार्बन के की बीच की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा। मैक्सिमम टाइम जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने क्वेश्चन पेपर किए हैं या कराए हैं, आज तक जो पढ़ाए हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन की हमेशा बॉन्ड लेंथ की बात करेगा और मेटल कार्बन के बीच की बात नहीं। बट कुछ भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, आजकल एग्जाम का लेवल कहीं भी जा रहा है, कुछ भी, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो क्या होगा, हमारे पास सिंपल सी बात, ये एंटर करेगा तो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, जब इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, हमारी बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। तो हमें इसी बात को समझना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसमें पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। अब इनमें से कौन सा बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी। अब लॉन्गेस्ट कैसे होगी, जो जिसमें क्या है, सिंपल सी बात है, अब जिसमें जस्ट अपोजिट है, देख लीजिएगा, जस्ट अपोजिट है, मींस मेटल कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, देखिए एक में हमारी इंक्रीज कर रही, दूसरी की डिक्रीज कर रही। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अब पहले एक चीज देख लेंगे, अब सबसे ज्यादा देख लेंगे भाई, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है, फिर उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, वो बॉन्ड लेंथ CO की हो जाएगी। तो क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा, अब इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, अब भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे ज्यादा, जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो अपना d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देगा वैकेंट पाई स्टार में। जब अपना पाई स्टार में देगा तभी तो ये प्रोसीजर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी तो हमारी बॉन्ड क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तभी तो बॉन्ड लेंथ हमारी CO की इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड सबसे ज्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए भाई, अब जिसके ऊपर जितना निगेटिव, पहली बात तो एक बात जान लीजिएगा, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से, अगर न्यूट्रल एटम है तो कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है। अगर पॉजिटिव है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, मींस वो गरीब है। गरीब का क्या सेंस, पॉजिटिव का मतलब होता है उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है, और निगेटिव है उसने अपने पास इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं किसी से, उसके ऊपर चार्ज है, मींस अमीर। पॉजिटिव का मतलब केमिस्ट्री में गरीब होता है और निगेटिव का मतलब अमीर होता है। इन दिस सेंस ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, गरीब और अमीर की बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, क्योंकि डबल निगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होगी। तो मेटल क्या होगा, आयरन हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे बड़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन देगा। जब बड़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन देगा क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग हमारे पास क्या करेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या करें, पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक यू गॉट इट। अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की लेंथ की, तो सबसे पहले क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि डबल निगेटिव है, इस पे ज्यादा चार्ज है। फिर क्या हो जाएगा, ए, भाई सबसे अमीर तो ये इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद डबल निगेटिव, इसका सिंगल कुछ तो है देने के लिए। अब क्या है, ये तो पॉजिटिव खुद ही बेचारा कुछ नहीं, किसी पाए तो ले ले, पॉजिटिव मतलब किसी से पाए तो ले ले, उससे अच्छा न्यूट्रल वाला है, डी हो जाएगा, और हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर सीओ की बॉन्ड लेंथ पूछे, अगर सीओ की बॉन्ड लेंथ पूछे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा बी की होगी, फिर ए का होगा, फिर डी का होगा, फिर सी का होगा। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following among the following the correct order of acidities, the correct order of acidities, ऑप्शन हमारे पास है, ए HClO, HClO2,
HClO3, HClO4, बी ऑप्शन है HClO2, HClO, HClO3 और HClO4। सी ऑप्शन है HClO4, HClO2, HClO, HClO3। डी ऑप्शन है HClO3, HClO4, HClO2 और HClO। अब इसमें एसिडिटी बताना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सब में क्लोरीन भी है, हमारा क्या है सेंट्रल एटम क्लोरीन है। सब में क्या करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे, सबसे पहले हम HClO को उठाते हैं, HClO। अब हमारा न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव होता है तो हाइड्रोजन 1 है इनटू +1। अब जिसका कैलकुलेट करना है उसको क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे, 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। और प्लस हमारे पास ऑक्सीजन 1 है इनटू ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, अब इक्वल टू 0 क्योंकि कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव चार्ज नहीं, तो 1 1 हो जाएगा 1 + x, इधर हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल इसके ऊपर क्या जाएगा +1 आएगा। तो +1 यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 हो जाएगी। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं HClO2। अब देखिए यहां पे कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 1 है, इसका हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, प्लस क्लोरीन 1 है तो 1 × x कर लिया, यहां भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, हमने नहीं किया है। और +2 × 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है इक्वल टू 0, तो 1 हो जाएगा +x हो जाएगा, 2 2 -4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू उधर जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे HClO2 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, यहाँ पे +1 आ गई और यहाँ पे क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई, ये क्लोरीन की। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं HClO3। सिमिलरली हाइड्रोजन 1 × +1 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन 1 × x हो जाएगा, जिसको फाइंड करते हैं उसको x मान लेते हैं, और उसके बाद 3 इंटू ऑक्सीजन पे -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा +x होगा, 3 2 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा इक्वल टू, तो x इक्वल टू हमारे पास यहीं से देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है -1 हो जाएगा इक्वल टू +5 आ जाएगा। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5। अब यहां देख लेते हैं HClO4 को देखते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है इनटू प्लस का 1 हो जाएगा, क्लोरीन का निकाला 1 × x हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 है तो 4, एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x, 4 2 -8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर x इक्वल टू आ जाएगा +7। सिंपल सी बात है, अब सब में नोट कर लीजिए, मैंने बताया आपको यहां पे ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे की फाइंड आउट करेंगे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जितनी ज्यादा हमारे पास क्या होगा, जिसपे जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव का होगा उसकी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज देन एसिडिटी इज आल्सो इंक्रीजेज, देन ऑप्शन इज करेक्ट 1, क्योंकि भाई पहला +1 है, +3 है, +5 +7 है, तो सबसे ज्यादा इसी को हो जाएगी। पहला ऑप्शन दे दिया था बट कोई जरूरी नहीं, अब हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ उठा के दे दे तो परेशान नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी लोग कैलकुलेट कर लेना, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी उतनी ज्यादा होगी।
अगला क्वेश्चन है HCH, पहला है NaNH2 ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, और यहां पे सेकंड है CH3CH2Br। तो प्रोडक्ट हमारा X बनेगा, और X के जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर हम पहले स्टेप में NaNH2 ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया से कराएंगे, और सेकेंड स्टेप में फिर CH3CH2Br कराएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा Y बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है X और Y हमारे क्या बनेंगे, तो हम देख लीजिए ऑप्शन हमारे पास लिखे हैं, ऑप्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम आपको यहाँ सॉल्व कर देंगे, फिर बता देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ड्यू टू टाइम टेकन। हियर सॉल्यूशन देखते हैं, इसी को नोट कर लेते हैं सिंपल सा। HC ट्रिपल बॉन्ड C, एल्काइन वैसे इसका नाम एल्काइन होता है बट एसिटाइल होता है, एल्काइन जर्नल नाम होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब क्या NH2 बेस है, और बेस है ये क्या है एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन क्या है, मतलब क्या है sp कार्बन से हमारा अटैच है, और sp कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक है तो बेस है तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे Na+ और NH2- के रूप में निकलेगा। तो NH2 क्या करेगा, NH2 हमारा क्या करेगा, ये जो आएगा यहां से, ये हमारा यहां से आएगा, लिख देता हूं सही से, Na+ और NH2- में ये टूटेगा, तो क्या करेगा, ये यहां से आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लेगा और फिर ये यहां निगेटिव चार्ज बना देगा, तो माइनस का ये NH3 के रूप में निकल जाएगा। यहां से बनेगा क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या है, CH3CH2Br। अब ब्रोमीन हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, और ये हमारा निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे अटैक करता है, तो यहां से जाके ये इस पे अटैक करेगा और Br ये यहां से रिमूव हो जाएगा। जब Br रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा क्या, देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा किससे अटैच, ये जाके इससे अटैच होता है, तो CH2 से हमारा क्या है CH3, और ये माइनस का Br के रूप में माइनस निकल गए, और Na+ और Br मिलके माइनस का NaBr, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया X प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 को ब्यूट कहते हैं, और 1 पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हम आइन हो जाएगा। तो आपको ब्यूट 1 आइन लिखा हो, या आपको हो सकता है ऑप्शन में 1 ब्यूटाइन भी करके लिखा होगा, तो आप जो भी लिखा होगा चेक कर अभी बता देंगे। तो 1 2 3 4 तो ब्यूट हो जाए। अब ये जो हमारा बना है प्रोडक्ट X के साथ हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास NaNH2 ऐड करते हैं। अब इसे फिर NaNH2 ऐड करेंगे, सिमिलर रिएक्शन होगी, NaNH2 जब ऐड करेंगे Na+ होगा और CH2- हो जाएगा। अब भी ये हमारे क्या है कार्बन, ये भी कार्बन हमारा sp है तो हमारा एसिडिक प्रोटॉन होगा, एसिडिक प्रोटॉन होगा तो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारा निगेटिव का साइन, फिर माइनस का NH3 हमारा निकल जाएगा, और यहां से हमारा क्या बनेगा, देखिए C के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा, और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप पे ये है CH3CH2Br। सिमिलर कंडीशन फिर बन गई, क्या बन गई भाई, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब यहां पे जाके अटैक करेगा, ये फिर Br के रूप में माइनस ये निकल जाएगा, और Na+ ये Br के रूप में NaBr निकल जाएगा। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2CH3, ये बनेगा। तो क्या हुआ 1 2 3
4 5 6। अब नंबरिंग किधर से करेंगे देख लीजिएगा, जिधर से हमारे मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आ जाए 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, आप किधर से भी नंबरिंग करिए क्योंकि 3 नंबर पे ही अल्काइन आ रहा है, तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, 3 के बाद 4 5 6, और 6 को बेटा लिखते हैं हेक्स से लिखते हैं, और कौन से 3 पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड, तो आइन हो जाएगा, हेक्स 3 आइन हो जाएगा, ये ऑप्शन में दिया होगा 3 हेक्साइन, ऐसा भी लिखा होगा। तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा 3 हेक्साइन। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो डी ऑप्शन है। वो देखिए x बराबर 1 ब्यूटाइन और y बराबर 3 हेक्साइन, तो ऑप्शन नंबर इज डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है My and NY3, two nearly insoluble salt, have the same KSP, solubility product, KSP को solubility product कहते हैं, values of 6.2 into 10 की पावर माइनस का 13 at room temperature means 25 degrees Celsius, which statement true regarding to My and NY3। ये कह रहा है कि हमारे पास My और NH3 टू नियरली इंसॉल्युबल साल्ट है, दोनों की सेम केएसपी 6.2 into 10 पावर माइनस 13 है रूम टेम्परेचर पे। तो कह रहा है कि जो हमारे इसके बिहाफ पे My NH3 के जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देख लेते हैं क्या। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MI3 इन वाटर, सिंपल सी बात क्या कह रहा है, मोलर सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, दोनों तो क्या करना है, दोनों की सॉल्युबिलिटी हमें पहले फाइंड आउट कर लेनी है, फिर देखेंगे क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी अगर हमारे पास केएसपी दिया हुआ है तो केएसपी फाइंड करने के लिए देखते हैं कैसे हम लिखते हैं। My है, सिंपल सी बात है, ये M प्लस में और Y माइनस में। अब कोई साल्ट होगा तो अगर यहाँ पे किसी के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो सिंपल सी बात एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर निगेटिव हो जाएगा, तो यहां से ये S हो जाएगा, S सॉल्युबिलिटी निकालने का बेस्ट वे है, S हो जाएगा। अब KSP बराबर जो नोट किया जाएगा वो क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ दिस कैटायन और कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन S हो जाएगा इनटू इसकी वैल्यू S हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा KSP। अब कोई भी हमारे पास क्या है इसका कोफिशिएंट तो आगे लगा नहीं हुआ, तो सिंपल सी करेंगे, तो KSP बराबर हो जाएगा KSP इक्वल टू S स्क्वायर हो जाएगा, तो S स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से S बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KSP हो जाएगा, और S बराबर और KSP की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी सिंपल सी है, वो है 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 वैल्यू ये आ जाएगी। तो मीन्स हमारा इसका पहले का My की जो सॉल्युबिलिटी है 7 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ जाए। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे NY3 के लिए KSP। देखिए NY3, अब ये जो ब्रेक होगा कैसे होगा,
यहाँ पे 3 पॉजिटिव होगा और 1 है, इधर क्या हो जाएगा y की पावर -1, बट 3 है तो 3 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब Ksp, क्योंकि भाई जब ये 1 मोल ब्रेक हो रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, बट इसके 3 मोल बन रहे हैं, तो इसकी सॉल्बिलिटी भी 1 मोल होगी, इसकी 3s होगी। अब Ksp बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, तो 3 पॉजिटिव इंटू y माइनस की पावर क्या, कोफिशिएंट आगे 3 लगाए तो हमारे ये पावर में चला जाएगा। अब n+3 का हमारे सॉल्बिलिटी s है, इंटू y माइनस की जो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है 3s है, 3s का हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, क्योंकि पावर 3 है, तो s हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27s क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और s की पावर 4 हो जाएगा। यहां से हमारी ये Ksp आ जाएगी, तो यहां से जो s की वैल्यू आएगी s इक्वल टू 4 इक्वल टू Ksp अपॉन 27 हो जाएगा, तो s इक्वल टू यहाँ पे फोर्स ऑफ Ksp अपॉन 27। अब यहां से क्या हम क्या करेंगे, Ksp की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 6.2 इंटू 10 की पावर -13 है, और यहां से ये क्या हो जाएगा अपॉन 27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है 3.89 इंटू 10 की पावर -4। अब एक की सॉल्बिलिटी क्या निकल के आई, पहले हमारा क्या है my की जो सॉल्बिलिटी हमारे पास निकल के आई, वो क्या निकल के आई s इक्वल टू 7.8 इंटू 10 की पावर -7, और ny3 की जो हमारी सॉल्बिलिटी निकल के आई 3.89 इंटू 10 की पावर -4। अब इन दोनों क्वांटिटी में जो क्वांटिटी ग्रेटर होगी वो उतने ही ज्यादा अधिक सॉल्वेबल होगी। अब देखो my की वैल्यू है ये हमारी ये है, और हमारे पास ny की 3 वैल्यू ये है। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये वैल्यू हमारी क्या है ज्यादा होगी, क्योंकि पावर -4 है, ये पावर -7 है, तो माइनस में जो पावर होती है वो कम वैल्यू रिप्रेजेंट करती, तो सॉल्बिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी ny3 की होगी, मोर सॉल्युबल होगी इन वाटर इन कंपैरिजन टू my, क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉल्बिलिटी ऑफ द ny3 इज ग्रेटर देन द सॉल्बिलिटी ऑफ my। तो ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ my इज वाटर इज लेस देन द ny3, बिल्कुल सही है, पहला ये ऑप्शन सही है। मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ क्या है my is less than molar solubility of ny3, क्योंकि यहाँ पे solubility of ny3 is greater than the solubility of my। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है और बाकी ऑप्शन सब इनकरेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, consider the nitration of benzene using mixed concentration, using mixed concentration, using mixed concentration H2SO4 and HNO3, if a large amount of, if a large amount of potassium bisulfite is added to the mixture, the rate of nitration will be, the rate of nitration will be, option A is slower, option B is unchanged, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी इज डबल्ड,
ऑप्शन डी इज डबल, ऑप्शन डी इज फास्टर। क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड SO3। कहता है कि जब हम मिक्स करते हैं तो H2SO4 SO3 को हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, और कह रहा है कि ये जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है अगर इसमें से कुछ मतलब कुछ नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be। अगर कह रहे जो हमारे मिक्सचर कंसंट्रेशन मिक्स करते हैं H2SO4 HNO3 को तो हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, बट जो हमारा ये मिक्सचर है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ये पोटेशियम बाइसल्फेट जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन हमारी जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डबल हो जाएगी, फास्ट होगी या अनचेंज होगी। इस बात को समझते हैं। जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं मींस H2SO4 और प्लस HNO3 से जब हम आपस में ये क्या करते हैं, आपस में ये रिएक्ट करके NO2 प्लस प्लस HSO4 माइनस ये हमारा क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो हमारा कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है। जब हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन होने के लिए NO2 नाइट्रोजन क्या है, NO2 प्लस हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, बट क्या करें ये लार्ज अमाउंट में हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, KHSO4 हमारे पास ये लार्ज अमाउंट में डाला जाता है। जब ये सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में डाला जाएगा, सिंपल सी बात ये ब्रेक होगा K प्लस और HSO4 माइनस में। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ब्रेक होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो नाइट्रेशन रिएक्शन होने के लिए हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास क्या है, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। जब हमारे पास NO2 प्लस की रिक्वायरमेंट है और जब हम लार्ज अमाउंट में जब हमारे पास क्या KHSO4 डालते हैं तो हमारे पास ये क्या नहीं बचेगा, क्योंकि इसका निगेटिव वाला पोर्शन इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो नाइट्रेशन रिएक्शन वैसे भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि नाइट्रेशन रिएक्शन क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पे NO2 प्लस प्रेजेंट था, और जब वो NO2 प्लस प्रेजेंट क्या गायब ही हो रहा है इसको डालने से, तो ये गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं रहेगा, तो नाइट्रेशन रिएक्शन होगी कहां, मींस क्या हुआ, वो नाइट्रेशन रिएक्शन क्या करेगी, नाइट्रेशन रिएक्शन की रेट स्लोअर हो जाएगी। जितनी पहले हो रही थी वो स्लोअर हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोनियम जो आयन है इलेक्ट्रोफाइल वही हमारा कम बन रहा है, तो सिंपल सी बात ये क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगी। बात समझ में आई थिंक आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अगला स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन है अगला, द प्रोडक्ट फार्म्ड बाई the reaction of an aldehyde and primary amine is ऑप्शन ए है कीटोन, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी है एरोमेटिक एसिड, ऑप्शन डी है शिप बेस। बने क्या बनेगा, जब ये कहेगा द प्रोडक्ट फाइबर रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड एंड प्राइमरी एमीन, सिंपल सा सॉल्यूशन है, एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड OH प्लस प्राइमरी एमाइन NH2 R डैश मान लेते हैं। जब एल्डिहाइड
और प्राइमरी एमाइन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सा इसको और डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। एल्डिहाइड को C डबल बॉन्ड O कर दीजिए आप इधर और इधर H कर दीजिए। एल्डिहाइड ये भी लिखा हुआ है तो क्या करेगा यहां से ये हाइड्रोजन इसके 2 और ऑक्सीजन इसका, ये आपस में निकल जाएंगे, माइनस का वाटर निकल जाएगा तो बनेगा क्या RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R'। इसका जो नेम होता है शिप बेस, सिंपल सी बात है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी एमाइन से करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और सिंपल सा हमारे पास क्या करता है सिर्फ बेस का फॉर्मेशन हो गया। अब सर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया आपने तो सर सिंपल सा वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। इसका भी अपना लॉजिक है, अपना प्रोसीजर है, उसको भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट वीडियो लंबी हमारी हो जाती है, मगर फिर भी अब आप लोगों की इच्छा है तो हम बता ही देते हैं, नहीं तो कुछ लोग तो सोचेंगे सर तो बस यूं डाल रहे हैं। तो देख लीजिएगा ये हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है। एग्जाम्पल के रूप में RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड को H यहां लिख लेते हैं और ये हमारे पास प्राइमरी एमाइन है R ये। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगी ये इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड करेगी क्योंकि यहाँ ये पोलर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा और लोन पेयर क्या करेगा पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो हमारे पास ये क्या ब्रेक होगा ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये जब ब्रेक होगा तो फॉर्म क्या बनेगा RC के साथ H तो हमारा रहेगा, इधर O नेगेटिव के रूप में चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड N इधर H हो जाएगा और यहाँ भी H आ जाएगा, यहाँ R हो जाएगा। और जब अब इसने अपना लोन पेयर दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का साइन हमारा सिंपल सा आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव का साइन आ गया तब आगे क्या होगा जब ये निगेटिव है, जब ये क्या करता है इस हाइड्रोजन को ऑक्साइड करता है ये यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है तो फॉर्म क्या बनता है आगे RC इधर OH बन जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर यहां से क्या हो गया N हो गया, ये H हो गया और यहां से R। अब क्या होगा यहां से ये पॉजिटिव वाला साइन गायब हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का आगे इसको दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है, तो यहां से हमारा ये गायब हो जाएगा। फिर आगे क्या होता है फिर H प्लस ऐड होता है। H प्लस क्या करता है H प्लस ऐड होता है, ये लोन पेयर अपना क्या करेगा यहाँ पे एसिड पे जाके अटैक करता है तो क्या हो जाएगा RC यहाँ पे OH2 ये प्लस हो जाएगा, OH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे H हाई है और यहाँ पे N लोन पेयर इसके पास है और यहाँ पे क्या H है और यहाँ ये R है। जब क्या करेगा फिर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, मींस गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये लोन पेयर क्या करता है यहाँ पे जाता है और ये वाटर का मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है निकल जाता है। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल माइनस का वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है RC डबल बॉन्ड N R और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव का साइन हमारा आ जाएगा और यहाँ H हो जाएगा। अब पॉजिटिव का साइन क्यों आया उसका रीजन क्या है क्योंकि ये तो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो बॉन्ड तो यहाँ भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इस कार्बन का तो एक बॉन्ड बन गया, बट इसने अपना क्या किया लोन पेयर अपना दे दिया। जब लोन पेयर इसने दे दिया पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए तो पॉजिटिव का साइन आ गया। अब क्या होता है बेटा आगे इस रिएक्शन को हम यहीं पे प्रोसीड कर देते हैं आगे लिखें। तब ये क्या करता है ये जो एसिडिक बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन हो जाता है तो ये क्या करता है ये यहाँ के H अपना दे देता है, माइनस का H प्लस रूप में निकल जाता है और RC देखिए H तो हमारा इसमें कनेक्टेड ना भाई, ये वाला H तो हम लिखे ना भूल गए, ये H तो हमारा लगा ये तो रहेगा ही तो RC ये H रहेगा और डबल बॉन्ड N के साथ हमारा R आ जाएगा। आई थिंक आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा क्या होता है शिप बेस होता है, शिप बेस होता है।
ये हमारा सिर्फ बेस होता है। कभी भी आए ध्यान रखना, एल्डिहाइड को अगर प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सिर्फ बेस बनता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखिए न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल या ऐड हुआ, न्यूक्लियोफिलिक हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई, बाय द एलिमिनेशन आप क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, तो हमारे क्या बनता है, सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट बना दिया था, बट हमने कहा था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो कैसे है, वो इस प्रकार है मैकेनिज्म के थ्रू। बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर चल रहा है, आप एग्जाम नजदीक हैं तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की करने की जरूरत नहीं है, बस जितनी चीजें हैं हमें उतने अच्छे से सीखनी है। मगर इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिन चीजों को समझा रहा हूँ, उस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, वरना पेपर आएगा, मैं अपनी वीडियो पार्ट उठाऊंगा और मैं इसको पिक करूंगा और लिखूंगा बोर्ड पे, ये इतनी मिनट में इतना नंबर पे ये टॉपिक समझाया गया है और यहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। तो सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई करिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ H2, the pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water at 25 डिग्री सेल्सियस, और यह और इसे लिख सकते हैं 298 केल्विन, कुछ भी हो, 25 हो या ये भी लिख लो 28 केल्विन। ये कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट अंडरस्टैंडिंग है, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द H2 इलेक्ट्रोड इज 0। ये कह रहा है कि पोटेंशियल, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड, मतलब कितना प्रेशर हमें गैस के H2 हाइड्रोजन गैस के चाहिए कि पोटेंशियल ऑफ द H2 इलेक्ट्रोड, जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कि वो 0 हो जाए। कितने प्रेशर पे हमारे क्या हो जाए, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाए, कितने, एट रूम टेम्परेचर पे। प्योर वाटर में ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नहीं समझ, एक बार फिर समझाते हैं। ये कह रहा है कितने प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हमारे पास H2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 हो जाए प्योर वाटर के अंदर एट रूम टेम्परेचर पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल 0 होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। और इसकी रिएक्शन लिखते हैं 2H प्लस से हमारे क्या, हाइड्रोजन गैस से ये क्या होगा, यहां इक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, जब आप 2 पॉजिटिव हो तो हमारा न्यूट्रल फेज में ऐसे आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसके लिए हम एक नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। नस्ट इक्वेशन वो क्या होती है, एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है तो मैं रूम टेम्परेचर में नस्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। ई ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी, बट ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे माइनस का 0.0591 अपॉन NF log base ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ई नॉट ऑफ सेल फॉर क्या है, ई नॉट ऑफ सेल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये तो वैल्यू 0 हो गई,
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेन। तो क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गए, तो एन इक्वल टू हमारा 2 आ गया। अब क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी, तो प्योर वाटर में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन वो होती है 10 की पावर माइनस की 7, और ये OH माइनस की भी कंसंट्रेशन हुई होती है 10 की पावर माइनस का 7 होती है। तो सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसकी वैल्यू को फार्मूले से कोरिलेट करते हैं। तो देखिए एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, 96500 कूलम होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 ही होता है, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड, ये 2 आ जाएगा, 96500 फैराडे कांस्टेंट, लॉग बेस ये वैल्यू 10 है। तो प्रोडक्ट क्या इसमें है, तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कोफिशिएंट 2 है, तो ये यहाँ पे पावर में हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, टू मेक द पोटेंशियल S2 इलेक्ट्रोड 0 मींस क्या करना है, हमें कौन से प्रेशर पे ऐसा करना है, किस प्रेशर पे क्या करें कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी 0 हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है ये भी 0 है, मींस कि हमें वो प्रेशर फाइंड करना है जब ये भी 0 हो जाए। इसको हम 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस का 0, देखो 0 जब यहां पुट कर माइनस 0 पर, ये तो 0 है ही, माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 96500 लॉग बेस ऑफ ये प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा। अब जब ये देखो इधर 0 है, ये इधर वैल्यू आएगी तो ये भी 0, ये सारी की सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां से क्या बचेगा, देखिएगा यहां से बचेगा लॉग बेस ऑफ 10 प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2, देखिए पावर 2 रहेगी, पावर 2 इक्वल टू 0। अब जब ये लॉग बेस 10 में है, जब ये बेटा उधर जाएगी तो होता है क्या है, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 इक्वल टू ये 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ये ऑलवेज 1 होती है। अब प्रेशर ऑफ H2 देखिए यहीं पे लिख लेते हैं, स्पेस कम है, प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू, ये तो वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू प्योर वाटर की है 10 की पावर माइनस का 7 की पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 14। तो प्रेशर ऑफ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, वो कैसे कब 0 होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब 0 होगा, जब क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रेशर पे 0 होगा, जब प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाए 10 की पावर माइनस का 14 हमारे पास हो जाए एटमॉस्फेयर, तब हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम मैं बता देता हूं, ऑप्शन जो इसमें जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आई थिंक यू गॉट इट। देखो कुछ परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो कहते हैं द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायरमेंट टू मेक ए पोटेंशियल इलेक्ट्रोड 0। हम जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ई नॉट ऑफ सेल 0 होता है, उसकी रिएक्शन ये होती है। हमने n की वैल्यू कहां से फाइंड की, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होती है वो n होती है। सिंपल सी बात है हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई। प्योर वाटर में कंसंट्रेशन, प्योर वाटर की 298 केल्विन पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 की पावर -7, OH इक्वल 10 की पावर -7 होता है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, E ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059। ये जो वैल्यू निकली है तो मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने 298 केल्विन पे लिखी जा रही। लाइन ऑफ लॉग ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां प्रोडक्ट क्या है, गैस है, और रिएक्टेंट है क्या, कंसंट्रेशन H प्लस। सिंपल सी वैल्यू हम पुट करते गए, पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ H2 मतलब क्या होगी, जब इतने प्रेशर ऑफ 10 की पावर -14 पे हमारे पास क्या होगी, H2 जो इलेक्ट्रोड होगी वो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्योर वाटर के अंदर 0 हो जाएगा। तो आई थिंक यू गॉट इट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है
द करेक्ट statement regarding RNA and DNA respectively ठीक, इधर लिख देता हूं, वैसे कुछ हो नहीं जाता रिस्पेक्टिवली से, रिस्पेक्टिवली से ये कह रहा है इसमें आरएनए और डीएनए की बात बता रहा है, और इसमें से कह रहा है कुछ हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा मतलब सही है, इस हमें चूज करना है। तो एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं, इन शुगर कंपोनेंट, द शुगर कंपोनेंट, जो हमारा जो शुगर कंपोनेंट होता है, शुगर कंपोनेंट में जो हमारा आरएनए होता है वो डीएनए होता है। द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज, द शुगर कंपोनेंट in RNA is ribose and sugar component in DNA is 2-deoxyribose। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ये बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लोग पढ़ाते नहीं, कहते हैं कि रीडिंग नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, बट यहाँ पे अभी समय की जो डिमांड है या कम समय है, आप खाली इन सब चीजों को ध्यान रखना। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए डीएनए, तो शुगर कंपोनेंट आरएनए, जो शुगर कंपोनेंट में आरएनए होता है वो राइबोज होता है, और शुगर कंपोनेंट इन डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। तो ऑप्शन इसमें से हम पढ़ देते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहला है द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोज एंड शुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज 2-ऑक्सी-डीराइबोज। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है द शुगर कंपोनेंट आरएनए इज एराबिनोज। नहीं भाई, एराबिनोज कोई बात ही नहीं है क्योंकि राइबोज होता है। अब द शुगर कंपोनेंट आरएनए इज 2-डीऑक्सीराइबोज, बिल्कुल गलत है, वो तो डीएनए की बात कर रहा है। अगला ऑप्शन है द शुगर कंपोनेंट आरएनए इज एराबिनोज, एराबिनोज की बात ही नहीं हो रही, तो उसमें तो राइबोज होता है। इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है which one given below, which one given below, which one given below is a non reducing sugar, मीन्स इनमें से जो हमारे पास शुगर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसमें पहला है लैक्टोज, बी है ग्लूकोज, सी है सुक्रोज, और डी हमारे पास है माल्टोज। मैं एक बार आपको बता देता हूं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो केमिस्ट्री से, किसी भी कंपटीशन की बात करते हैं, मतलब किसी भी, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। और टीजीटी पीजीटी का मीन्स ये नहीं कि सिर्फ यूपी की पीजीटी, नहीं, ऑल इंडिया की पीजीटी। तो ये क्वेश्चन जरूर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब अगर ए 1 ईयर में चाहे टीजीटी हो या पीजीटी कोई भी, वहां तो आना ही आना है, और चाहे नीट में आएगा चाहे जेई में आएगा, ये तो फेवरेट बन चुका है इस बार। तो ध्यान रखना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नोट कर लेना, बार बार दिमाग में बैठा ला, लिख लेना कहीं, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
बार बार मैं कहूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? सुक्रोज। ये बार बार एग्जाम में, अभी टीजीडी में भी आया था, पीजीटी में भी आया था, अभी केवीएस में भी आया था, ये बार बार। और देखिए नीट में भी 2016 के फेज फर्स्ट में आया था, और जेई में भी 2018 या 19 में ये पूछा गया था। तो ये तो बड़ा बड़ा फेवरेट है। तो आजकल क्या है, व्हिच वन ऑफ द गिवन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा है? वो सुक्रोज होता है। तो ध्यान रखिएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? वो सुक्रोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन। एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which are the following statement above hydrogen is incorrect? मैं बता रहा हूं, इनकरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट पढ़ते समय। Which are the following statement about hydrogen is incorrect? तो मैं आपको पहली बात एक चीज, कुछ पॉइंट बता देता हूं। सम पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको क्या करता हूं, कुछ पॉइंट बता देता हूं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहली बात, 3 आइसोटोप्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक प्रोटियम 1H1, सेकेंड ड्यूटेरियम 1H2, टाइटेरियम ये 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटेरियम। तो ये देखिए 1H3। अब इसमें से मोस्ट जो कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन आइसोटोप होता है प्रोटियम होता है। ये लगभग 99.8% पाया जाता है सबसे ज्यादा। मगर अगर हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप है, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटेरियम, तो ये इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? प्रोटियम। ये लगभग 99.8 और समथिंग, ये शायद ये 99.8 या 98.9 समथिंग यही है। अब इन दोनों में क्वांटिटी है, कुछ भी हो बट यही है लगभग 98.8। तो मतलब ये सबसे मोस्ट कॉमन जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये होता है। और डाई हाइड्रोजन जो होता है, सेकेंड पॉइंट है, डाई जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होता है? डाई हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और थर्ड पॉइंट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट हमारे 3 आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, और उनमें से मोस्ट कॉमन है प्रोटियम है। और उसके बाद डाई हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा डाई हाइड्रोजन H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हमारा वर्कआउट करता है। इसका जो अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है H+ के रूप में फ्री में नहीं होता। ये फ्रीली सॉल्यूशन के अंदर H+ के रूप में नहीं होता। ये हमेशा का हमेशा बेटा क्या होता है, ये H3O+ के रूप में हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में फ्रीली। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फ्रीली। कब? H3O+ के रूप में सॉल्यूशन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है बिल्कुल फ्रीली। तो हमारे हाइड्रोजन के बारे में 3 पॉइंट हो गए। 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो है प्रोटियम 98.8 है, और डाई हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और H3O+ एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फ्रीली। तो H3O फ्रीली एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। पहली बात हमें बताना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, हमें बताना है। तो सबसे पहले पढ़ना है, और एक चीज और बताना रह गया, हाइड्रोजन तो आयनिक सॉल्ट में, एक पॉइंट और इससे रह गया, जो हमारा हाइड्रोजन होता है आयनिक सॉल्ट में
वो हमेशा कैसा होता है, एनायन की तरीके से होता है, ध्यान रखना एनायन की तरीके से होता है। तो अब देखते हैं भाई, तो पहला है स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट हमें बताना है, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन इन द आयनिक साल्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो तो क्या है, एनायन की तरह बेस करता है, तो बिल्कुल बात सही है, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन इन द आयनिक साल्ट, क्योंकि आयनिक साल्ट के अंदर हाइड्रोजन कैसा होता है, एनायन के रूप में होता है, तो नेवर कैटायन, बिल्कुल बात सही है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है, हाइड्रोनियम आयन जो H3O+ है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, एग्जिस्ट फ्रीली इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल बात सही, मैंने आपको बताया H+ एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीली, बट बेटा H3O+ फ्रीली सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये भी बात सही है, तो हमारा क्या करेंगे, ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग नहीं होगा। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि हमें क्या, डाई हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो बिल्कुल क्या हो गई, ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे बोला है डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पहला सी ऑप्शन हो गया। अब अगला लिखा है, हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप ऑफ व्हिच टाइटेनियम इज मोस्ट कॉमन, बिल्कुल गलत है, हमने बताया हाइड्रोजन के बाद बिल्कुल 3 आइसोटोप्स होते हैं, बट प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। इसमें कौन से ऑप्शन है, सी और डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था, ए और बी तो हमारे करेक्ट हैं, और हमें सी और डी बताना था, वही हमारे इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा क्या हो, डाई हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये मोस्ट कॉमन प्रोटियम को बता, वो टाइटेनियम को बता रहा है, हम प्रोटियम को बताएं, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सी और डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following, consider the following liquid, vapor, consider the following liquid vapor equilibrium, liquid vapor, और हमारे पास क्या है, इक्वेशन दी हुई है, तो which of the following relation is correct, इसने पूछा है, which of the following relation is correct, हमें क्या करना है, इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, इस बात को हमें समझना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले एक बार हम क्वेश्चन को बैच कर लें, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब एक सिंपल सी बात आपको मैं बता देता हूं, जब लिक्विड और वेपर की बात आती है तो एक रिलेशन है, एक इक्वेशन आता है, जब फेज हमारा क्या हो, लिक्विड से वेपर में जाता है, तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है क्लेसियस क्लेप्रान, क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन। जब क्या होता है, जब लिक्विड और वेपर फेज में होता है तो क्लेसियस क्लेप्रान एक इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन क्या होती है, डी ऑफ ln ऑफ p अपॉन डी ऑफ t इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन आर टी स्क्वायर। दिस इज नोन एज Clausius-Capran equation, where P is the vapor pressure in liquid, change in temperature, ये क्या है, change in enthalpy of vaporization, R is the gas constant, T is the temperature. So that is option is correct now in the
ऑप्शन सी। तो दिस इज द लिक्विड और वेपर फेज में होगा। तो कोई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी अगर लिक्विड और वेपर फेज में होगा, इनमें से किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, 4 साइंटिस्ट का नाम देगा या 4 इक्वेशन का नाम दे देगा। तो क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन होती है डी ऑफ ln ऑफ p अपॉन dt, ये होता है वेपर प्रेशर इन लिक्विड होता है, ये एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन होती है, गैस कांस्टेंट होती है, इट इज द टेंपरेचर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं और सामने की तरफ अचानक से देखने लगता हूँ। सच बात तो ये है फ्रेंड्स, इस समय 3:15 रात के मतलब 3:15 बज चुके हैं। तो बट आपके एग्जाम नज़दीक हैं, तो हम आपके साथ तो रिस्क ले नहीं सकते। जितना हमसे हो सकेगा आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथ हैं। अब बस पढ़ते रहिए, बने रहिए। क्वेश्चन, which of the following biphenyl is which of the following biphenyl is optically active। अब बाइफेनाइल हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं 4 बाइफेनाइल। ये हमारे बाइफेनाइल है। अगला ए है, इसमें हमारे ग्रुप भी लगे हुए हैं। अगला बाइफेनाइल है बी। और ये हमारा ग्रुप यहां इसके अर्थ पे। अगला जो बाइफेनाइल है यहां पे जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, अगला जो बाइफेनाइल है डी, अब इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव बाइफेनाइल है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर रूप से बता देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सपोज दैट किसी चीज को बाइसेक्ट करें हम, सपोज दैट हम इस कागज को सपोज दैट बिल्कुल है, अब इसको बाइसेक्ट करें, किसी भी चीज को अगर हम बाइसेक्ट करें, वो इक्वल टू हाफ पार्ट में, इक्वल टू हाफ पार्ट में अगर बिल्कुल सेम जैसा सेम का सेम बिल्कुल दिख जाए, तो उसमें क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, पास कर गई। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये बात समझ लीजिएगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे केस क्या है सर, यहां पे तो सभी ऐसे हैं सर, आप बिल्कुल कह रहे हैं। सपोज दैट हम आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहे हैं। एक एग्जांपल मान लीजिएगा, ये सपोज दैट हमारे पास 2 बुक है, ये 2 हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास 2 बुक है। अब एक रिंग हम इसको मान के चल रहे हैं, एक रिंग हम क्या मान के चल रहे हैं, एक रिंग देखो 2 रिंग है, एक रिंग ये, एक रिंग ये। अब ये रिंग हम मान के चल रहे हैं। अब प्लेन कैसे भाई, अब ग्रुप यहां भी लगा, यहां भी लगा, यहां भी लगा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाइफेनाइल जो होता है, बाइफेनाइल पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वो बाइफेनाइल पर जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है वो कौन से पोजीशन पे होता है, पहले तो बाइफेनाइल पे सब्स्टिट्यूशन वो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमारा
पैरा पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। जब ये हमारे पास क्या है, ये दो बाइफेनाइल मान के चलिए, बाइफेनाइल ऐसे हैं, ये बाइफेनाइल ऐसे हैं। जब इसमें क्या करेंगे, अब ये ग्रुप प्रेजेंट हैं, अब ये ग्रुप प्रेजेंट सिंपल सा है, अब ये ग्रुप यहां भी लगा है और एक ग्रुप यहां भी लगा है, और इन दोनों के कॉर्नर पे ग्रुप बेटर लगे हुए हैं। अब ग्रुप लगे तो क्या करेंगे, जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा है, अब ग्रुप ये बल्कि ग्रुप लगे हैं, ये बल्कि ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे क्या है, ये बल्कि ग्रुप है, इनके पास ऊपर लोन पेयर भी है। ये पहली बात तो बड़े बड़े हैं और इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। लोन पेयर होने की वजह से हम जैसा सोच रहे थे कि ये सारे के सारे ये दोनों एक प्लेन में हैं, जब क्या है, ये आपस में बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये ट्विस्ट करते हैं, ये तो आपस में प्लेन नहीं रहते, ये तो इधर हो जाते हैं, ये तो इधर हो जाते हैं, तो प्लेन में नहीं बचते। बल्कि ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होने के ऑर्थो पोजीशन में आपस में इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टिंग हिंड्रेंस होने की वजह से सेम प्लेन पे नहीं होते। जब आप ऐसे प्लेन मारेंगे, जैसे हमारी दो बुकें रखी हैं, जब ऐसे प्लेन मारते हैं तो इक्वल पार्ट में नहीं कटता है, क्योंकि ये ट्विस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पीओएस प्रेजेंट नहीं होती। मींस यहाँ पे क्या हुई, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट इज प्रेजेंट। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। अब यहां पे रखा है, अब यहां पे तो है मगर इससे स्टेरिक हिंड्रेंस करने वाला कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे सपोज दैट ये ऐसे लेटे, ये ऐसे रखे हुए हैं, और आप क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड मार देंगे। सपोज ऐसे रखें तो आप इधर से मारिए, अब भाई बराबर इक्वल हाफ में कट जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। अब हमें जो बताना था ऑप्टिकली एक्टिव बताना था, तो पहला अभी ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि पीओ से नहीं प्रेजेंट है। अब इसमें बिल्कुल सेम कंडीशन है। अब भाई इसमें आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं, साइड में ग्रुप कोई है ही नहीं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपस में करेंगे, ये तो वैसे भी दूर दूर है, तो पीओ से इसमें भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी प्रेजेंट हो जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। इस केस में तो बहुत सिंपल है, ये तो दूर दूर है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। मारिए प्लेन आपस में कट जाएंगे इक्वल पार्ट में, तो पीओ आप कैसे काटेंगे, प्लेन ऐसे नहीं मारना कि आप ऐसे काटोगे, नहीं भाई, ये दिमाग में आप ऐसे मारिए, बिल्कुल ऐसे मारिए, तो ये खंड आधा ऊपर आधा बाहर, बिल्कुल आधा बिल्कुल सेम सेम, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे प्लेन मारिए जैसे हमारे ये रखे हुए एक ये रिंग एक रिंग, तो आप इधर से मारिए बिल्कुल इक्वल पार्ट में, तो हमारा ये आधा इधर कट जाएगा। जब इक्वल टू हाफ पार्ट में कट जाता है उसे पीओस कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो इस केस में क्या हुआ, प्रेजेंट तो इसमें थी मगर आपस में इनसे रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन होने की वजह से जैसा हम सोच रहे थे प्लेन में होंगे, प्लेन में नहीं होते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर जाते हैं। जब ट्विस्ट कर जाएंगे इक्वल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जो हमारा कैल्शियम होता है और हमारा मैग्नीशियम, इसके बारे में इन्होंने पेपर डिस्कस किया है। तो कैल्शियम की 2-3 बातें बता देता हूं और मैग्नीशियम की मैं 2-3 बातें आपको अच्छे से बता देता हूं। अब जो हमारा कैल्शियम होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें अदा करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे आपके क्या होगा, जैसे आपके कुछ लग जाता है तो ये रक्त का थक्का जमाने में इसका काम होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है बेटा, जो बीटिंग ऑफ हार्ट, जो हमारा ये दिल का धड़कना है उसमें भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम डबल प्लस। मैग्नीशियम क्या होता है, जो आपको पता है क्लोरोफिल में जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हमारा डबल प्लस होता है।
और मैग्नीशियम जो डबल प्लस होता है वो एटीपी के साथ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक प्रकार का हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैल्शियम के हमारे क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ये हार्ट बीटिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैग्नीशियम ग्रीन प्लांट में, मैग्नीशियम पता है ग्रीन प्लांट जो हमारे ग्रीन प्लांट जो पत्ते होते हैं पौधों को उसमें बहुत ही एमजी पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ आपस में क्या करते हैं, ये रिएक्ट करके आपस में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक एक हम पढ़ लेते हैं, क्या ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। कैल्शियम डबल प्लस आयन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल सही है। कैल्शियम डबल प्लस क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल करता है। कैल्शियम डबल प्लस आयन आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, नहीं भाई बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये तो हार्ट ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट में रेगुलर रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन यही क्या हो गए, सी अभी तक गलत हो गए। अगला पढ़ते हैं, मैग्नीशियम डबल प्लस आयन आर इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम क्या करता है, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल मतलब अदा करता है। और क्या करता है, मैग्नीशियम डबल प्लस आयन क्या करता है, एटीपी के साथ रिएक्ट करके हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो मैग्नीशियम आयन फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स विद एटीपी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, कैल्शियम जैसे ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल, हार्ट बीटिंग में ये सब रोल इंपॉर्टेंट अदा करते हैं। मैग्नीशियम ग्रीन पिगमेंट होता है एटीपीसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें क्या होते हैं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इनमें बुक है नेचुरली जो लिखा गया है उसे हम पढ़ते हैं और हम आंसर करते हैं। तो बुक भी रीडिंग हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है, पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम कराते वक्त इसी वक्त चल रहे हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द आयनिक रेडियाई ऑफ कटायन मतलब ए प्लस एंड बी माइनस आयंस आर 0.98 into 10 की पावर -10 मीटर एंड 1.81 into 10 की पावर -10 मीटर। The coordination number of each ion in AB is, the coordination number of each ion in AB is, ऑप्शन हमारे पास ए है 4, बी है 8, सी है 2 और डी है 6। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। अब एक इसके ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन, रेडियस रेशियो रूल जो होता है, रेडियस रेशियो वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कटायन जो हमारे पास गिवन दैट 0.98 इंटू 10 की पावर -10, रेडियस ऑफ एनायन जो है 1.8 इंटू 10 की पावर -10। ये वैल्यू जो आएगी यहां से ये कट जाएगा। अब ये एक 0 बढ़ा लीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे 0.541 मीटर आएगा। ये क्या आएगा, मीटर आएगा। जो ये वैल्यू रेंज आती है वो 0.441 से 0.732 रेंज की आती है। जो ये रेंज की वैल्यू आती है इनके जो होती हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कहां से, अब यहां पे क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको बता दिया
बट इसी प्रकार जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए भी है, ट्राइगोनल के लिए भी, सबकी वैल्यू अपनी अपनी रेंज फिक्स है। अगर इस रेंज में आएगी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा, और इसके इस रेंज में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा। जब हम सॉलिड स्टेट चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपके साथ हम बिल्कुल एक एक लाइन बताएंगे कि ये क्यों होता है, इसके किसके लिए होता है, ट्राइगोनल के लिए किस और टेट्राहेड्रल के लिए वैल्यू क्या होती है। बट ये अभी जान लीजिए, अभी के लिए ये जो रेंज होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए होती है। तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत खुशी हो रही है अब तो भाई। द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, पूरा लिख लेता हूं, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स at 10 second and 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स at 20 second after initiation of the reaction, after initiation of the reaction, after initiation of the reaction, the half life period of the reaction is, the half life period of the reaction is, सॉल्यूशन बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट होता है वो रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ दिस। अब यहां पर रेट क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.041 कितने 10 पे। तो रेट हमारे पास पहले क्या है इक्वेशन 0.04 हो जाएगा के इनटू हम कंसंट्रेशन किस पे हमारा 10 सेकेंड है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 0.3 मोल लीटर रेट है 0.03 मोल ये है इक्वल टू के हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन कितने हैं 20 सेकेंड की बात कर रहा है इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड, तब हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आएगी 0.04 अपॉन 0.03 इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ 10 के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 20 से 10 सेकेंड में 20, तो के से के कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आगे 4/3 कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 सेकेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 20 सेकेंड। अब हम वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, क्या के बराबर 2.303 के बराबर 2.303/T log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0/10 और ये हमारा 20 आ जाए। तो ये हमें सिंपल सा फाइंड आउट। अब किसी भी एक टाइम पे हम पुट निकाल लेंगे वैल्यू, तो k इक्वल टू कोई भी एक टाइम 2.303 टाइम 10 सेकेंड ले लेते हैं log ऑफ 4/3 क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ 10 अपॉन 20 ये कितना है 4/3
जब आप इसको टोटल मिला के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो बेटा वैल्यू आती है निकल के, वो हमारे पास क्या आती है 0.0281, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब उसके लिए हमें हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ निकालने के लिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें तो हाफ लाइफ निकालना है ना, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो होती है, अब आई थिंक यहां हो गया होगा तो हाफ लाइफ यहां निकाल दे क्योंकि इस जगह का मैं half life of reaction is half life of reaction for first order reaction के लिए क्या हो जाएगी T हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के वैल्यू, T हाफ बराबर 0.6932, ये हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 0.693/2 अपन के की वैल्यू 0.0281। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 24.1 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारी 24.1 सेकेंड आती है। इस प्रकार ये हमारा फेज फर्स्ट नीट 2016 के जो क्वेश्चन पेपर थे सॉल्व हो गया होगा। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9918821061 आप अपनी प्रॉब्लम सेंड करिए। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई मिलेगा। आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो आपको पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ अवेलेबल है। बशर्ते आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। एग्जाम बहुत पास है, एग्जाम को देखते हुए खूब मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी रैंक लाइए। विश यू विल ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी परेशानी केमिस्ट्री में होती है किसी प्रकार की तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे क्वेश्चन भेजिएगा। 24 आवर्स के अंदर आपको 100% आंसर मिलेगा। डायरेक्टली विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज अब लास्ट में एक चीज, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ करिए, क्योंकि आपके जब सच बात तो ये है जब यहाँ पे सब्सक्राइब होते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या लाइक होते हैं या कमेंट होते हैं, एक मोटिवेशन मुझे मिलता है। अभी मुझे कुछ नहीं मिला इससे, बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। आप लोग ही मेरी एनर्जी हैं। आप लोग बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑल द बेस्ट बेटा। तो फिर बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।